नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं यूनिवर्सल आईएएस का संस्थापक निदेशक हूँ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के दूसरे भाग में मैं बात शुरू करूँगा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से। यूनिवर्स बनने के कुछ सेकंड में ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का निर्माण हुआ और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल से मैटर और एंटी मैटर का निर्माण हुआ। पार्टिकल का मतलब पार्टिकल जो परमाणु बनाए और उसी पार्टिकल के समान दूसरा पार्टिकल जो लगभग वही गुण रखता है मगर केवल उसमें आवेश पार्टिकल के अपोजिट होता है, उसे कहते हैं एंटी पार्टिकल। जैसे प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। मैटर बनेगा परमाणु से, जो बनेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, और एंटी मैटर बनेगा एंटी पार्टिकल से, मतलब एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन से। इस प्रकार से बने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्योंकि विपरीत आवेश के थे, इसलिए वे टकरा कर एक दूसरे को नष्ट होते गए और जो ऊर्जा निकली और जो रेडिएशन निकला वह इतना ज़्यादा था कि उससे फोटोनों की बौछार शुरू हो गई। मैटर और एंटी मैटर दोनों एक ही समान होते हैं, केवल उनमें आवेश का अंतर होता है। यह माना गया कि शुरुआत में यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था, उस समय मैटर और एंटी मैटर एक ही मात्रा में बने, पर जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया फोटॉन की उतनी ताकत नहीं रह गई कि वो मैटर और एंटी मैटर के पेयर बना सके। इसलिए बहुत सारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में एक दूसरे को नष्ट करने लगे। मगर बात फिर फंसती है कि मैटर और एंटी मैटर का क्या हुआ। यह माना जाता है कि बिग बैंग की घटना ने समान मात्रा में मैटर व एंटी मैटर का निर्माण यूनिवर्स बनने के प्रारंभिक चरण में किया। इस समय हम जिस तरह का ब्रह्मांड देखते हैं उसमें सारी चीजें छोटी सी कोशिका से लेकर बड़े से बड़े ग्रह सभी कुछ मैटर का बना है। मैटर की तुलना में एंटी मैटर उतना बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में जो भी दिखता है या जो विजिबल है वो मैटर का बना हुआ है। यूनिवर्स के निर्माण के समय में ऐसा कुछ हुआ जिसमें मैटर ही बचा और एंटी मैटर खत्म हो गया। वैज्ञानिकों के लिए यह भी एक बड़े शोध का विषय है कि एंटी मैटर का क्या हुआ और मैटर एंटी मैटर में इतनी ज्यादा समानता क्यों हुई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैटर के पार्टिकल एंटी मैटर के पार्टिकल में फर्क केवल आवेश का होता है। जैसे मैटर का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होगा, जबकि इसका अपोजिट पार्टिकल जो होगा उसका नाम है पॉजिट्रॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल हमेशा पेयर में बनते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते ही एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और उससे जो बनती है वो बनती है संपूर्ण एनर्जी। बिग बैंग होने के कुछ सेकंड के हिस्से के में ही इतना ज्यादा गर्म हो गया और घनत्व से भरपूर यूनिवर्स पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के पेयर से भरा हुआ था। उसके सारे अस्तित्व में पार्टिकल एंटी पार्टिकल ही थे। अगर मैटर और एंटी मैटर दोनों ही बराबर मात्रा में बने होते तो एक दूसरे को नष्ट कर चुके होते और केवल एनर्जी बचती। मगर हम आजकल मैटर देख रहे हैं, वो तो बचता ही नहीं। फिर ये मैटर कैसे बचा रहेगा और एंटी मैटर क्या हुआ? तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मैटर का एक बहुत छोटा हिस्सा बचा रह गया, लगभग 1 अरब में एक पार्टिकल की इस तरह से बचा रह गया और वही मैटर है जो आजकल हम देखते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में हाल ही में किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि जो प्रकृति के नियम है वो मैटर और एंटी मैटर पर समान रूप से लागू नहीं हुए। वैज्ञानिक अभी तक इन कारणों का पता लगा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं लागू हुए। प्रयोगों में देखा गया है कि पार्टिकल का एंटी पार्टिकल में और एंटी पार्टिकल का पार्टिकल में बदलाव होता रहता है और ऐसा बदलाव एक सेकंड में दसियों लाख बार होता है, जिसके बाद ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल नष्ट होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआती यूनिवर्स में पार्टिकल व एंटी पार्टिकल जो थे वो क्रमशः एंटी पार्टिकल और पार्टिकल में बदलते रहे और जब ये नष्ट हुए तो पार्टिकल ज्यादा नष्ट हुए और उन्होंने मैटर को बना दिया। अगर आप किसी सिक्के की परिकल्पना करें जो मेज पर ऐसे ही घुमाया गया हो तो अगर वह गिरेगा तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा और हेड और टेल की संभावना 50-50% की होगी।
यानी अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनेंगे, एंटी मैटर बनने की संभावना सामान्य अवस्था में 50% की होगी। मगर अगर कोई विशेष तरह का मार्बल टेबल पर रख दिया जाए जो सिक्कों से इस तरह से टकराए कि उनमें ज्यादातर हेड की तरफ गिरे, इसी तरह का कोई व्यवधान शुरुआती यूनिवर्स में आया जिसके कारण ज्यादातर पार्टिकल क्या बने, मैटर, और ना कि वो एंटी मैटर बने। ये जानना बहुत जरूरी है कि बाद में मैटर ही क्यों बचा रह गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो कि सर्न में स्थित है, वहां पर वैज्ञानिक प्रोटॉन की उच्च ऊर्जा की टकराहट करके उनसे निकलने वाले मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स के व्यवहार का अध्ययन करके किसी नियम का पता लगा रहे हैं कि यूनिवर्स में मैटर ही क्यों बचा रह गया और एंटी मैटर क्यों नहीं बचा। इसकी स्पष्ट तस्वीर कुछ दिन बाद हमारे सामने होगी। और अभी तक वैज्ञानिकों ने जिस बात का पता लगाया है वो है सीपी वायलेशन। अब ये सीपी वायलेशन क्या है इसको समझ लीजिए। हमारे यूनिवर्स में किसी तरह से कुछ मैटर बचा रह गया और इससे हमारे सारे लोग, पृथ्वी, सारे ग्रह और सारी गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। हमारा अपना अस्तित्व तो यही बताता है कि प्रकृति के नियम ने मैटर और एंटी मैटर को कुछ भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित किया, क्योंकि एंटी मैटर खत्म हो गया और मैटर ही बचा रह गया। वैज्ञानिक कई प्रकार के प्रयोगों से इस प्रकार के इम्बैलेंस को, जिसमें मैटर एंटी मैटर की अपेक्षा ज्यादा बचा रह गया, उसे सीपी वायलेशन या कॉन्जुगेशन पैरिटी वायलेशन के रूप में देखते हैं। यानी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का इस प्रकार से जुड़ना जिसमें मैटर बन जाए और एंटी मैटर खत्म हो जाए, और इसी प्रकार जोड़े बनाने के नियम जिसमें कुछ वायलेशन आ जाए, इसे ही कहते हैं सीपी वायलेशन। वैज्ञानिक अभी इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिससे पता लगे कि ब्रह्मांड में मैटर कैसे बचा रह गया। अब हम बात करें परमाणु के बनने की। अगर परमाणु बनने की बात करें तो यूनिवर्स बनने के पहले सेकंड में बहुत ठंडा हो चुका था, जिससे कि और मैटर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल पाए, और प्रोटॉन जो किसी परमाणु के नाभिक को बनाते हैं। अतः एक महत्वपूर्ण घटना थी प्रोटॉन का बनना, और यूनिवर्स बनने के पहले 3 मिनट में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिक भी बना लिया था। यानी 3 मिनट में हो गया था ऐसा। यानी कि यूनिवर्स में सबसे पहले बनने वाले 2 हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक थे। अगर उनका वॉल्यूम के आधार पर देखा जाए तो हाइड्रोजन प्रारंभिक यूनिवर्स के 75% और हीलियम 25% थी। इससे बिग बैंग थ्योरी की सत्यता ही साबित होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसको सही पाया कि भाई बिग बैंग ही हुआ होगा तभी इस तरह का निर्माण हुआ। परमाणु का नाभिक तो तैयार हो गया था, मगर परमाणु का नाभिक, क्योंकि यूनिवर्स अभी भी इतना ठंडा नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमकर एक स्थायी परमाणु बना सके। एक स्थायी परमाणु बनने में बहुत समय लग गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक स्थायी परमाणु बनाने में लगभग 3,80,000 साल लग गए। 3,80,000 साल के बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमना शुरू हुआ। इस समय तक यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम सकता था। इस समय तक यूनिवर्स का जो द्रव्य है या मैटर है, इलेक्ट्रिकली इतना चार्ज था, इतना डेंस था कि एक अपारदर्शी बॉक्स टाइप का बन चुका था, जिसमें से प्रकाश के निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। 3,80,000 साल के बाद जो घटना, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमने लगा, इस महत्वपूर्ण घटना को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और इस समय तक इतना वातावरण ठंडा हो गया था कि आवश्यक परमाणु बनना शुरू हो गए, और ऐसे परमाणु जिनमें कोई आवेश ना हो, और पहली बार अंतरिक्ष यूनिवर्स भी पारदर्शी बना, जिससे ऊर्जा वाले फोटोन निकलकर बहुत तेजी से इधर उधर बिखरने लगे, और इन फोटोनों के निकलने से बहुत अधिक ऊर्जा रेडिएशन के रूप में निकली, और उसी रेडिएशन को कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। और इस ऊर्जा के निकलने के जो चिन्ह हैं वह भी यूनिवर्स की सतह पर मिल जाते हैं, जिसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को 1960 के दशक में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने खोजा, जिसके लिए बाद में उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। सबसे पहले रेडिएशन को और अधिक गहराई से जानने के लिए वैज्ञानिक और अधिक प्रयोग कर रहे हैं।
यूनिवर्स बनने के लगभग 16 साल बाद, यानी यूनिवर्स बनने की शुरुआत से 16 लाख साल बाद स्टार का बनना शुरू हुआ। स्टार के बनने में सबसे प्रमुख बात थी विभिन्न तत्वों का निर्माण। विभिन्न भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन का स्टार के बनने में भारी योगदान है, और स्टार की ग्रेविटी के कारण ही ये तत्व अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। भारी तत्व ऐसे स्टार के बीच में मौजूद थे जिनके वजन की वजह से उस स्टार में ग्रेविटी का निर्माण हुआ, और हल्के तत्वों ने इस भारी केंद्र के चारों तरफ घेरा बनाना शुरू कर दिया। आपको यह याद रखना है कि यूनिवर्स में बनने वाले भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन स्टारों के बीच में स्थित थे, और उनके आपस में टकराने से जो चमकदार विस्फोट हुए उसको सुपरनोवा कहा जाता है। अगर हम स्टार के बनने की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सितारों का बनना यूनिवर्स बनने के लगभग 16 लाख साल बाद शुरू हुआ, और लगभग बिग बैंग के 18 करोड़ साल बाद पहले स्टार का बनना संभव हुआ। सितारे या स्टार बनने की प्रक्रिया जो 16 लाख साल के बाद शुरू हुई थी, गैसों के आपस में कंडेंस होकर ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक पदार्थ के रूप में इकट्ठा होने से धीरे धीरे स्टार बनना शुरू हुए, और पहला स्टार बिग बैंग के लगभग 18 करोड़ साल बाद बना। क्योंकि शुरुआत में केवल हाइड्रोजन थी, और धीरे धीरे हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों का भी निर्माण हुआ, और जब भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन बने, भारी तत्वों ने सितारों को ग्रेविटी प्रदान की। ये प्रोसेस शुरू हुआ था बिग बैंग के 16 लाख साल बाद, मगर पहले स्टार बनने की प्रक्रिया पूर्ण हुई 18 करोड़ साल बाद। एक सवाल आता है कि शुरुआती स्टार को ग्रेविटेशनल फोर्स किसने प्रदान किया, जब उनमें अपनी ग्रेविटी नहीं थी, जिसके कारण वो एक जगह इकट्ठा होकर स्टार बन सके। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि एक होता है डार्क मैटर। डार्क मैटर का क्लाउड है जो यूनिवर्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूनिवर्स में मैटर पाया जाता है केवल 5%, और इसी 5% में हम देखते हैं सारा जीवन, छोटे बड़े जीव, बड़े ग्रह, सितारे, गैलेक्सी आदि सब इसी 5% में बने हैं। यूनिवर्स में लगभग 30% मात्रा डार्क मैटर की है। डार्क मैटर पर अध्ययन एक अपने आप में अलग विषय है जिसके बारे में अध्ययन जारी है, मगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी डार्क मैटर ने पहले और उससे बनने वाली गैलेक्सी को एक ढांचा प्रदान किया, पहले स्टार को और गैलेक्सी को। इसी डार्क मैटर में वो ग्रेविटी प्रदान की जिस पर स्टार अपने आप को टिका सके और ऐसे स्टार गैलेक्सी बन सके। अगले भाग में स्टार बनने की प्रक्रिया को और सोलर सिस्टम बनने को समझाया जाएगा। अगले वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।